गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर लोकेश महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी अमृतधारा माय हॉस्पिटल करनाल। आज हम फेसबुक लाइव पर बात करने वाले हैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। स्पॉन्डाइलोसिस यानी कि बढ़ती उम्र के साथ जो रीढ़ की हड्डी में या स्पाइन में पेन होता है उसको स्पॉन्डाइलोसिस कहा जाता है। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में, जो कि काफी कॉमन प्रॉब्लम है। स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको स्पाइन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं और इन मनकों के बीच में होती हैं डिस्क। स्पाइन के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि ब्रेन से निकलकर आती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस माना जाता है उसको। इस स्पाइनल कॉर्ड में से छोटी छोटी नसें निकलकर मनकों के बीच में से होती हुई हमारे शरीर के दोनों तरफ के मसल्स को सप्लाई करती हैं। स्पाइन के आसपास होते हैं कुछ मसल्स और लिगामेंट्स जो कि स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो मनके होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट्स के जरिए। ये जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए, हमारी स्पाइन की मूवमेंट्स के लिए। तो जब बढ़ती उम्र के साथ जैसे बॉडी के बाकी हिस्सों में डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, वियर एंड टियर होने लगता है, उसी तरह से स्पाइन में भी डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि मसल्स का कमजोर हो जाना, लिगामेंट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाना, मनकों का खिसक जाना, डिस्क का खिसक जाना अपनी जगह से, जॉइंट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाना। इन सब चीजों की वजह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर या नसों पर दबाव आने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। इसी को कहा जाता है स्पॉन्डाइलोसिस या स्पॉन्डाइलोटिक पेन। अब स्पॉन्डाइलोसिस तो बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि काफी यंग लोग भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? यंग लोगों में स्पॉन्डाइलोसिस क्यों हो रहा है? उसका कारण है हमारा लाइफस्टाइल, जैसे कि वजन का बढ़ जाना, जैसे कि भारी चीजें उठाना, सही पोस्चर में ना बैठना, गलत पोस्चर में काम करना, आगे झुककर काम करना। अगर आप जिम जाते हैं तो बिना ट्रेनर की गाइडेंस के गलत टेक्निक से वेट उठाना, या फिर सिगरेट स्मोकिंग करना, टोबैको च्यूइंग करना, इन सब चीजों से बॉडी में डीजनरेटिव प्रोसेसेस एक्सेलरेट होती हैं। उसी तरह से स्पाइन में भी डीजनरेशन होने लगता है। तो इन सब चीजों के चलते हमारी स्पाइन में यंग एज में ही स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस आने लगते हैं। जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं: लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन और अपर स्पाइन। लोअर स्पाइन यानी कि कमर का निचला हिस्सा, इसको कहा जाता है लंबोसेक्रल स्पाइन। अपर स्पाइन यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि गर्दन में होता है, उसको कहा जाता है सर्वाइकल स्पाइन। और इन दोनों के बीच वाला हिस्सा जिसको कहा जाता है डॉर्सल स्पाइन। तो स्पॉन्डाइलोसिस स्पाइन के जिस हिस्से को अफेक्ट करेगा उसी प्रकार से पेशेंट के सिम्टम्स होंगे। जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें पेशेंट को गर्दन में दर्द होता है, गर्दन के साथ साथ पेशेंट को कंधों में दर्द हो सकता है, बाजुओं में दर्द हो सकता है। लंबोसेक्रल स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें पेशेंट को कमर के निचले हिस्से में पेन होता है, कमर के साथ साथ पेशेंट का जो दर्द है वो पैरों में रेडिएट करने लगता है। दर्द के साथ साथ स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट्स में और कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाथों पैरों का सुनपन, हाथों पैरों में कमजोरी, हाथों पैरों में नमनेस हो जाना, टिंगलिंग होने लगना, अलग तरह के पेरेस्थीसियास होने लग जाना, भारीपन हो जाना, पेशेंट को चलने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को बैठकर उठने में दिक्कत होने लगती है, लेटने में दिक्कत होने लगती है, लेटकर उठने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को चलते वक्त सहारा लेना पड़ता है, पेशेंट अपना कोई भी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाता, हर काम के लिए पेशेंट को सहारा लेना पड़ता है, पेशेंट का पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपेयर हो जाता है। और एडवांस केसेस में ब्लैडर और बॉवल को भी ये बीमारी घेर लेती है, जैसे कि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जैसे कि पेशेंट का यूरिन अपने आप निकल जाना, यूरिन का पता ना चलना, कब कपड़ों में हो जाए यूरिन का पता ना चलना, उसी तरह से स्टूल्स अपने आप पास कर देना, पता ना चलना, या फिर कुछ केसेस में रिटेंशन हो जाना, यानी कि यूरिन करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना। तो इस तरह के सिम्टम्स भी स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट्स में हो सकते हैं। तो जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमें इन पेशेंट्स की कुछ जांचें करवानी होती हैं, जैसे कि एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन्स।
इन जांचों के जरिए हमें पता चलता है स्पॉन्डाइलोसिस का स्टेज क्या है, स्पॉन्डाइलोसिस कितना एडवांस्ड है, ताकि उन्हीं जांचों के जरिए हम अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाते हैं। एक्सरेज और सीटी स्कैन्स में हमें ज्यादा बोनी चेंजेस देखने को मिलते हैं और एमआरआई में हमें ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मसल्स का वीक हो जाना, लिगामेंट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाना, डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना, मनकों का अपनी जगह से खिसक जाना, कैनाल स्टेनोसिस हो जाना, सीवियर स्पॉन्डाइलोसिस हो जाना। तो ये सब चीजें हमें एमआरआई और सीटी स्कैन के जरिए मालूम होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। एक विशेष तरह का टेस्ट किया जाता है ऐसे पेशेंट जिसको एनसीवी या एनसीएस कहा जाता है, यानी कि नर्व कंडक्शन स्टडीज या नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज। इसमें जब स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से या किसी और वजह से पेशेंट की नसें कमजोर हो जाती हैं तो उन नसों की जांच की जाती है, देखने के लिए कि नसों पर बीमारी का कितना असर पड़ा है। इसको नर्व कंडक्शन स्टडीज या नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, कुछ जांचें हैं जो हम ऐसे पेशेंट्स की करवाते हैं। फिर इन पेशेंट्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या स्पॉन्डाइलोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या इसे डिले किया जा सकता है? जी हाँ, हालांकि ये एज रिलेटेड प्रोसेस है तो बढ़ती उम्र के साथ लगभग सभी को स्पॉन्डाइलोसिस हो ही जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, इस प्रोसेस से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि वजन ना बढ़ने दें। अगर वजन बढ़ गया है तो डाइटिशियन को कंसल्ट करें ताकि वो प्रॉपर आपको डाइट चार्ट दें और आपका वजन कम किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइजेस करें ताकि हम वजन को कंट्रोल में रख सकें। पोस्चर ठीक रखें अपना, बैठते हैं तो सीधे होकर बैठें, गर्दन को सीधा रखें, आगे झुककर मत बैठें, झुककर काम मत करें, ज्यादा वजन मत उठाएं। और अगर आप जिम जाते हैं तो हमेशा अपने ट्रेनर की गाइडेंस से ही वजन को उठाएं, क्योंकि गलत टेक्निक से अगर आप वजन उठाएंगे तो उसका असर आपकी स्पाइन पर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप टबैको च्यू करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं तो उसको बंद कर दें। ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें अपने लाइफ में करने होते हैं। जब इस तरह के पेशेंट स्पॉन्डाइलोसिस लेकर हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनको कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं ताकि मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेंथन किया जा सके, नर्व्स को, मसल्स को ताकत दी जा सके। फिर कुछ नर्व विटामिन देते हैं हम इन्हें खाने के लिए और कुछ पेन किलर मेडिसिन देते हैं जिसमें सिंपल पेन किलर्स होते हैं, या फिर अगर पेन सीवियर है तो फिर हमें कुछ ओपियोइड्स देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो न्यूरोपैथिक पेन में काम आती हैं, जैसे कि प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, और आजकल तो काफी नई दवाइयां आ गई हैं मार्केट में जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। कुछ पेशेंट्स को हम कुछ डिवाइसेस देते हैं जैसे कि लंबोसेक्रल बेल्ट या फिर सर्वाइकल कॉलर, जिससे कमर को, गर्दन को सीधा रखा जा सके। इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बाद हमने देखा है, ऐसा देखा गया है कि 80 से 90% पेशेंट्स को काफी आराम मिलता है और पेशेंट्स ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको पेन ज्यादा सीवियर है या फिर जिनको कोई डेफिसिट है, जैसे कि पैर में सुन्नपन आ गया है, पैर में कमजोरी आ गई है, पैर सुन्न हो गया है, पैर नहीं ठीक से उठा पा रहे, या फिर ब्लैडर बबल इन्वॉल्व हो चुका है, या फिर जिनकी एमआरआई पे सीवियर स्पॉन्डाइलोसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें सर्जिकल ऑप्शन भी कंसिडर करनी पड़ती है। सर्जरी कई प्रकार की होती है, जैसे कि अगर डिस्क अपनी जगह से खिसक गई है तो उसमें हम डिस्क को निकाल सकते हैं। अगर मनका अपनी जगह से खिसक गया है तो हम उन मनकों को स्क्रू और रॉड से फिक्स करके मनके को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं, स्पाइन को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अगर स्टीनोसिस या स्पाइनल कैनाल में बहुत ज्यादा तनाव है, स्टीनोसिस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम हड्डी को काटकर कैनाल को डीकंप्रेस कर सकते हैं। आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी बदौलत हम एंडोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप से सर्जरी करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इन एंडोस्कोप्स और माइक्रोस्कोप से जो सर्जरी की जाती है बहुत ही छोटे इंसिजन के साथ की जाती है, जिसमें इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस बहुत कम होता है और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को पेन भी बहुत कम होता है। पेशेंट जल्दी घर जाता है, जल्दी चलने लगता है, जल्दी अपने काम को लौटता है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के एमआरआई में किस तरह के फाइंडिंग्स हैं, पेशेंट का डिजीज सीवियरिटी कितना है, हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है या सर्जिकल मैनेजमेंट की।
और मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों ही तरह के ट्रीटमेंट से पेशेंट को काफी आराम मिलता है। दोनों ही तरह के ट्रीटमेंट्स काफी सेफ हैं और काफी सक्सेसफुल हैं। तो ये आज हमने जाना स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिन पे अब हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेशेंट लिख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, इसके क्या कारण हैं? जी हाँ, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आजकल ये स्पॉन्डाइलोसिस, हालांकि ये एक बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल यंग पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है। उसके कारण भी मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, वजन बढ़ जाता है हमारा, हम बैठकर काम करते हैं सारा दिन, हम ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पाते, हमारा पोस्चर गलत होता है, जिम जाते हैं तो गलत तरीके से वेट उठाते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आने लगते हैं। उसी तरह से स्पाइन में भी जल्दी डीजेनरेटिव प्रोसेसेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आजकल यंग पेशेंट्स में भी इस तरह के स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या स्पाइन ट्यूमर में भी स्पॉन्डाइलोसिस जैसे फीचर्स हो सकते हैं? जी हाँ, स्पाइन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे स्पाइन इंफेक्शन हो, चाहे स्पाइन ट्यूमर हो, चाहे स्पॉन्डाइलोसिस हो, सबके सिम्टम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में पेन होना, हाथों पैरों में सुनपन आ जाना, कमजोरी आ जाना, ठीक से काम ना कर पाना, ठीक से चल ना पाना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स जो हैं स्पॉन्डाइलोसिस की वजह से हैं या फिर ट्यूमर की वजह से हैं या फिर इंफेक्शन की वजह से हैं? तो इन सब चीजों के लिए हमें कुछ जांचें करवानी होती हैं, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआई। और इन्हीं जांचों के जरिए ही हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो स्पॉन्डाइलोसिस के हैं या फिर पेशेंट को कुछ अंदर इंफेक्शन हो गया है या फिर कोई ट्यूमर है, क्या है, ये सब हमें इन जांचों के जरिए ही पता चल पाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं जब चलता हूं तो बैलेंस नहीं बनता और फिर गिर जाता हूं, क्या ये स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है? देखिए, चलते हुए बैलेंस ना बन पाना, ये इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण हमें ब्रेन में भी मिल सकता है, जैसे कि ब्रेन स्टेम या फिर सेरिबेलम, जिसे कि छोटा दिमाग कहा जाता है, उसमें अगर कोई लीजन होगा तब भी पेशेंट को बैलेंस बनाने में, चलने में दिक्कत आ सकती है, पेशेंट चलते हुए गिर सकता है। या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में भी पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत आ सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सब हमें एमआरआई के जरिए पता चलता है। हम ब्रेन का और स्पाइन का दोनों ही एमआरआई करवा कर देखते हैं और हमें पता चलता है कि पैथोलॉजी ब्रेन में है या स्पाइन में है। मुझे काफी पेन रहता है लोअर बैक में, एमआरआई में पता चला कि L5 मनका अपनी जगह से खिसक गया है। डॉक्टर्स ने सर्जरी एडवाइस की है, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने सर्जरी के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। मुझे लेकिन काफी पेन हो रहा है, दवाइयों से बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं चल नहीं पाती, क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर आपको सीवियर स्पॉन्डाइलोसिस है जिससे आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपकी डेली लाइफ पे, रूटीन एक्टिविटीज करने पे असर पड़ रहा है और एमआरआई पे सीवियर स्पॉन्डाइलोसिस है और डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी की एडवाइस दी है, तो मेरी यही सलाह है तो कि आप जरूर सर्जरी करवाइए। ये आज से 50 साल पुरानी बात हो गई है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, जिनके जरिए स्पाइन सर्जरी, ब्रेन सर्जरी सक्सेसफुल भी है और सेफ भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बॉडी के किसी और ऑर्गन की सर्जरी होती है। मुझे आगे झुकने पर कमर में खिंचाव महसूस होता है, इसमें क्या करना चाहिए? आगे झुकने पर अगर कमर में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं। ये मस्कुलर पेन भी हो सकता है, कई बार डिस्क के खिसक जाने की वजह से नसों पर दबाव आ जाता है, मनके के खिसक जाने से नसों पर दबाव आ सकता है, जिसकी वजह से इस तरह का खिंचाव महसूस हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स है, सबसे पहले आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, आप फिजियोथेरेपी कीजिए, कुछ दवाइयां हैं जो आप ले सकते हैं। अगर उससे आराम नहीं पड़ रहा तो आप एक बार एमआरआई जरूर करवा के देखिए, उसमें हमें पता चलेगा कि खिंचाव का कारण क्या है, अकॉर्डिंगली हम आपकी बीमारी को ट्रीट कर पाएंगे।
क्या स्पॉन्डाइलोसिस में चक्कर भी आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। काफी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में चक्कर की, डिजीनेस की, वर्टाइगो की कंप्लेंट्स के साथ। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है उसमें पेशेंट को गर्दन में दर्द रह सकता है। गर्दन के दर्द के साथ साथ पेशेंट को कंधों में दर्द हो सकता है, हाथों बाजुओं में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को काम करने में हाथों में कमजोरी महसूस हो सकती है, हाथों में सुनपन आ सकता है, हाथों में भारीपन रह सकता है। इस तरह के सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट्स में होते हैं। मुझे बैक में पेन होता है और पेन हिप जॉइंट की तरफ जाता है, क्या ये हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है या स्पाइन की? देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो हमारी लोअर बैक होती है वहां से जो नसें निकलती हैं वो रीढ़ की हड्डी से निकलकर हिप जॉइंट से होती हुई हमारी टांगों की तरफ जाती हैं। तो अगर पेशेंट को स्पाइनल स्पॉन्डाइलोसिस है, लंबोसेकल स्पॉन्डाइलोसिस है, तो उसमें पेशेंट को बैक पेन के साथ साथ हिप जॉइंट में भी पेन हो सकता है, पेशेंट को टांगों में भी पेन हो सकता है। और कई पेशेंट्स को तो बैक में पेन नहीं होता, सिर्फ हिप जॉइंट या टांगों में ही पेन होता है। तो हमें कैसे पता चले ये प्रॉब्लम हिप जॉइंट की है या स्पाइन की? तो इसके लिए हमें एमआरआई कराना है। एमआरआई कराकर हमें रीढ़ की हड्डी का एमआरआई कराकर पता चल जाएगा। अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एमआरआई पे देख पाएंगे। अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर हमें अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलना है ताकि वो हिप जॉइंट को अच्छे से एनालाइज कर सकें। मेरा यूरिन कपड़ों में ही हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता, क्या ये स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर यूरिन पे कंट्रोल नहीं है यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है तो उसके लिए सबसे पहले हमें लोकल पैथोलॉजी देखनी होती है। लोकल पैथोलॉजी के लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चला लेंगे, वो आपको बता देंगे, वो कुछ जांचें करवाएंगे जिससे पता चल पाएगा। लेकिन अगर सब जांचें हो गई हैं और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हमारी लोअर स्पाइन में या अपर स्पाइन में जब डिस्क खिसक जाती है या फिर सीवियर स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है तो वो नसें जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ या फिर जो ब्लैडर की नसें होती हैं उन पर दबाव आ जाता है और उस दबाव की वजह से इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि इनकॉन्टिनेंस हो जाना, कपड़ों में ही पेशाब का निकल जाना, पता ना चलना, या फिर सीवियर केसेस में पेशाब करने में काफी जोर लगाना पड़ता है पेशेंट को। तो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। मुझे डिस्क प्रॉब्लम है L4 L5 लेवल पर जिसके लिए सर्जरी एडवाइस की गई है। मुझे ये जानना है कि सर्जरी के बाद मैं कितने दिन में चल पाऊंगा। जब भी इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला उनका यही सवाल होता है कि सर्जरी के बाद मैं कितने दिन में चल पाऊंगा। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि स्पाइन सर्जरी आजकल क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ स्पाइन सर्जरी करते हैं तो आमतौर पर हम दूसरे या तीसरे दिन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बेड से उतारकर चलाने लग जाते हैं। और अगर हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी की है तो एंडोस्कोपिक सर्जरीज तो डे केयर सर्जरीज होती हैं, उसमें तो सेम डे ही पेशेंट चलने लग जाता है। लेकिन पेशेंट को ध्यान रखना होता है कि आने वाले कुछ महीने पेशेंट को भारी काम नहीं करना होता, पेशेंट को आगे झुकना नहीं होता, पेशेंट को भारी चीजें नहीं उठानी होती, लेकिन चलना, अपना नॉर्मल रूटीन काम करना, घर में चलना, घर के छोटे मोटे काम करना, ये सब चीजें पेशेंट दूसरे तीसरे दिन ही शुरू कर देता है। मुझे कमर में बहुत दर्द होता है, मैं खुद से चल नहीं पाता, चलते वक्त सोटी का सहारा लेना पड़ता है या स्टिक लेके चलना पड़ता है। क्या सर्जरी के बाद मैं बिना सहारे के चल पाऊंगा? देखिए, इसमें हमें सबसे पहले आपकी कुछ जांचें करनी होगी, जानना होगा कि आपको जो चलने में दिक्कत है वो किस वजह से। चलने में दिक्कत आना देखिए कई वजहों से हो सकती है। ब्रेन में प्रॉब्लम हो तो चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाइन में प्रॉब्लम हो तो चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम हो तो चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, एडी में प्रॉब्लम हो उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कारण क्या है, और अगर कारण स्पाइन से रिलेटेड है, स्पॉन्डाइलोसिस है, तो हमें ये देखना होगा एमआरआई के जरिए कि क्या आपका स्पॉन्डाइलोसिस बहुत सीवियर है या माइल्ड है, क्या हम उन्हें दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और दोनों ही कंडीशंस में दवाई की जरूरत पड़े तो भी और अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो भी, दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट को काफी ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है इलाज के बाद और सर्जरी के बाद। काफी पेशेंट सर्जरी के लगभग चौथे पांचवें दिन से ही बिना सहारे के चलने लग जाते हैं, अपना काम खुद से करने लग जाते हैं, काफी अच्छी रिकवरी होती है पेशेंट्स की।
मेरा नाम जगदीश है। कभी कभी जब मैं छींकता हूँ या खांसता हूँ तो मेरी गर्दन में दर्द महसूस होता है। क्या मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, गर्दन को किसी भी प्रकार से झटका लगना, चाहे वो छींक कर झटका लगे, खास कर झटका लगे, या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं कोई खड्डा आ जाए तो झटका लगे, तो उससे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में पेन हो सकता है। ये स्पॉन्डाइलोसिस के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन सिम्टम्स के जरिए हम ये नहीं कह सकते। तो इसमें आप अपने नियरेस्ट न्यूरोसर्जन को एक बार कंसल्ट कीजिए, कुछ जांचें करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि स्पॉन्डाइलोसिस है तो वो डेफिनेटली आपको सही ट्रीट करेंगे। किस तरह के टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया जा सकता है स्पॉन्डाइलोसिस की शिकायत या बीमारी के बारे में? ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्डाइलोसिस या फिर रीढ़ की हड्डी में पेन लेकर जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें एक्सरे, सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स करवाने पड़ते हैं, और कुछ नसों की जांचें होती है जिनको नर्व कंडक्शन स्टडीज कहा जाता है। इन जांचों के जरिए हम जान पाते हैं डिजीज कितना सीवियर है, बीमारी कितनी ज्यादा है, क्या स्टेज है, और इलाज के लिए हमें क्या हम दवाइयों से इलाज कर पाएंगे या फिर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ये सब हम इन जांचों के जरिए जान सकते हैं। मेरा नाम नीतीश है और दादाजी को भी गर्दन में दर्द रहता है और गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करने से बहुत ज्यादा दिक्कत व दर्द होता है। क्या करें? कोई सुझाव दीजिए। देखिए, आपके दादाजी बुजुर्ग होंगे और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनको गर्दन को घुमाने में पेन महसूस होता है, तो ये भी एक स्पॉन्डाइलोसिस का लक्षण है। स्पॉन्डाइलोसिस जब होता है तो हमारी स्पाइन में मोबिलिटी कम हो जाती है, हमारी स्पाइन की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कम हो जाती है। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है तो उसमें गर्दन को घुमाने में जरूर दिक्कत महसूस हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ जांचें करवानी है, एमआरआई स्कैन्स करवाने हैं, फिजियोथेरेपी करवानी है, दादाजी का लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाना है। जैसे कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छुड़वा दीजिए, अगर वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो उनसे बोलिए कि वो एक्सरसाइजेस शुरू करें, और उनको अगर वो उन्हें सही पोस्चर में बैठना सिखाइए, उन्हें बताइए कि हमेशा जब भी बैठना है सीधा होकर बैठना है, गर्दन को, कमर को सीधा रखना है, और अपने नियरेस्ट न्यूरोसर्जन से कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, दवाइयां देंगे, जिससे आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। क्या आपके हॉस्पिटल में नसों की जांच होती है? जी हाँ, करनाल में सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में यानी कि अमृत धारा हॉस्पिटल में नसों की जांच शुरू की गई है, जिसमें हर प्रकार के पेशेंट्स, खासतौर पर वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं या फिर स्पॉन्डाइलोसिस है, जिनकी नसों पे समय के साथ काफी फर्क पड़ जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, ये लोग आकर, या कोई भी जिसको पैरों से, हाथों से रिलेटेड कोई पेन है, सुनपन है, नमनेस है, किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम है, तो ये लोग आकर ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही रीजनेबल रेट पे करवा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं इस टेस्ट का। अगर हमें स्पाइन सर्जरी करवानी है तो हमें कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा आपके हॉस्पिटल में? देखिए, स्पाइन या ब्रेन से रिलेटेड सभी प्रकार की सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती हैं। अगर आपको ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड किसी भी सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है तो डायरेक्ट आप हमारे फ्रंट डेस्क पर आके सेम डे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कभी भी फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको अगर सर्जरी की जरूरत है तो हम सेम डे एडमिट करके, एक दिन लगता है कुछ जांचें करवाने में, और नेक्स्ट डे हम सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। और कुल मिलाकर 3 या 4 दिन का, या हद से हद अगर पेशेंट को पेन ज्यादा है तो 5 दिन का हम पैकेज बनाते हैं, और 5 दिन तक पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है। और काफी पेशेंट्स अभी तक इससे फायदा लेके भी जा चुके हैं। और अगर आपको या आपके किसी भी संबंधी को, किसी भी जानने पहचानने वाले को ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे हॉस्पिटल में कांटेक्ट कीजिए। तो आज हमने स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में जाना, आगे भी हम इसी प्रकार से आपके साथ जुड़ते रहेंगे इस फेसबुक लाइव पर। धन्यवाद। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।